नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन के संसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है। संसद ने ट्रंप, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों के लिए धन्यवाद दिया है। उसने यूक्रेन के सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के लिए सबसे कठिन समय के दौरान अन्य साझेदारों के बीच अमेरिकी समर्थन का महत्व है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद यूक्रेन के पार्लियामेंट ने कि क्या जेलेंस्की को झटका दिया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता को अचानक रोक दिया था। इसके बाद यूक्रेन की संसद का यह बयान आया है। ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक ली है। इसके बाद यूक्रेन के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वो कीव को रूस की शर्तों पर समर्पण की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की संसदीय विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्जेंडर मेरोजगो ने रॉयटर्स को बताया है कि अब सहायता रोकने का मतलब पुतिन की मदद करना है। उन्होंने कहा कि सतह पर यह वास्तव में बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि वो हमें आत्मसमर्पण की ओर धकेल रहे हैं, जिसका अर्थ है रूस की मांगों को स्वीकार कर लेना, मान लेना। चीन ने कई अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ 10 मार्च से लागू हो जाएगा। चीनी वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है। ये टैरिफ चिकन, गेहूं, मक्का और कपास सहित प्रमुख अमेरिकी निर्यातों पर लागू होंगे। इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहा ट्रेड वॉर और बढ़ जाएगा। चीन का यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी उत्पादों के आयात पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20% करने के आदेश के बाद आया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक फिर से छटनी करने जा रही है। टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी करीब 1000 कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नौकरी से निकाल रही है। ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। कंपनी का ये कदम अपने बढ़ते घाटे को कम करने की कोशिश में उठाया गया है। भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली ये कंपनी, जो पिछले अगस्त में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, कई मोर्चों पर संकटों से जूझ रही है। ये 5 महीने से भी कम समय में दूसरी बार छटनी कर रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का दिसंबर तिमाही में घाटा 50% बढ़ा है और हाल के महीनों में मार्केट रेगुलेटर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ओर से इसकी खिंचाई भी हुई है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2023 में करीब 500 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। मार्च 2024 तक ओला के 4000 कर्मचारियों में से 25% से ज्यादा इस चरण में प्रभावित हुए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल हैं। देश में महिलाएं सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने को मजबूर हैं। ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आई है। 2024 में देश की महिलाओं ने जो कर्ज लिया है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गोल्ड लोन का है, 38%। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि महज 3% महिलाओं ने बिजनेस के लिए लोन लिया, जबकि 38% महिलाओं ने गोल्ड गिरवी रखकर लोन लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने बताया कि महिलाओं ने जो लोन लिया, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर किया। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि महिलाओं ने 42% लोन पर्सनल लोन अपने उपभोग से जुड़ी वस्तुओं और घर खरीदने के लिए किया है। बैंक से लोन लेने वाली महिलाएं मुख्य रूप से सेमी अर्बन और रूरल इलाकों से हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि सोचिए, देश की महिलाओं को अपने गहने गिरवी रखकर क्यों कर्ज लेना पड़ रहा है। पत्रकार रणविजय ने लिखा है कि समझिए, 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। भारत के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। अब पैसे नहीं हैं, लेकिन ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं, इसलिए लोग घर चलाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं। कर्ज लेने के लिए सबसे आसान है महिलाओं के गहनों को गिरवी रखना है। भारत में यही हो रहा है। देश में 87% लोगों को उनका डेटा लीक होने का डर है और इन लोगों का मानना है कि उनके निजी डेटा का कुछ हिस्सा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन या उन डेटाबेस में हैं जो पहले हैक हो चुके हैं। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में यह बात सामने आई है। साल 2022 में भी ऐसा ही एक सर्वे किया गया था। तब निजी डेटा लीक की पुष्टि करने वाले लोगों का आंकड़ा 72% था, जो 15% बढ़कर 87% हो गया है। सर्वे के मुताबिक इन 87% लोगों में से आधे यानी 100 में से 44% लोगों ने कहा कि उनका आधार या पैन कार्ड या फिर दोनों ही डिटेल लीक हो चुके हैं। लोग इस डेटा ब्रीच के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों, टेलीकॉम कंपनियों, बैंक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार मानते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई है। इस दौरान नीतीश कुमार ने दावा किया कि उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को बनाया। विधानसभा में बजट सत्र में मंगलवार को नीतीश कुमार अपने भाषण में सरकार के कामकाज के बारे में गिना रहे थे। वहीं विपक्ष की तरफ से उनके दावों का विरोध किया जा रहा था। इससे नाराज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए कहा,
पहले बिहार में क्या था? तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया है। तुम्हारी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी उन्हीं को बनाया। नीतीश के इस दावे के बाद सदन में विपक्ष की ओर तरफ से काफी देर तक शोर होता रहा और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपनी कुर्सी से छोड़कर उठकर नीतीश कुमार का विरोध करने लगे। गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई ओवधजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल रोक दिया है। सोलंकी पर नीति के अनुसार टेंडर जारी किए बिना लोगों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपए के अवैध वित्तीय लाभ लेने का आरोप है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अब किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसान रेल सड़क रोककर नुकसान कर रहे हैं। पंजाब धरने वाला स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई को ऐसे ना लिया जाए कि मैं किसानों पर एक्शन नहीं ले सकता। बता दें, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं, वही पार्टी जो धरना प्रदर्शन से निकली थी। पंजाब में किसानों और सरकार के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को किसान नेताओं के साथ हुई बैठक को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने आधी रात को छापेमारी कर कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई 5 मार्च को चंडीगढ़ में प्रस्तावित किसानों के धरने से ठीक पहले की गई है। किसानों ने चंडीगढ़ चलो मार्च की योजना भी बनाई है। किसान नेताओं का दावा है कि सोमवार को बैठक में मुख्यमंत्री के साथ किसानों की मांगों पर चर्चा चल रही थी। बैठक के दौरान तीखी बहस हुई और किसानों का कहना है कि बिना किसी ठोस समाधान के मुख्यमंत्री नाराज होकर बैठक से चले गए। एक किसान नेता ने कहा कि हमारी मांगें सुनने के बजाय सीएम ने कहा जाओ जो करना है करो और बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद रात को पुलिस ने हमारे नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी। सीएम मान के एक्शन पर किसानों का कहना है कि ये कार्रवाई उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश है। बता दें कि किसानों की प्रमुख मांगों में कृषि ऋण माफी, एमएसपी की गारंटी और फसल नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किसानों की 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से करीब 12 सूत्रीय मांगे राज्य से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की थी, जिसे रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा, ये लोकतंत्र पर हमला है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें चुप कराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। कुछ इलाकों में किसानों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध भी किया। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में घटनाक्रम की निंदा की। उन्होंने किसान नेताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी का वीडियो पोस्ट करते हुए पंजाबी में कहा, मैं पंजाब के अहंकारी मुख्यमंत्री द्वारा किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की कड़ी निंदा करता हूं। आप सरकार इस तरह की शर्मनाक हरकतें करके लोकतंत्र का गला घोंट रही है। वोटर आईडी नंबर के दोहराव से संबंधित आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करें और प्रक्रिया के अनुसार मुद्दों को हल करें। ये निर्देश राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में ऐसे समय दिया गया जब टीएमसी ने ये आरोप लगाया कि अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास समान वोटर आईडी नंबर हैं। बता दें, टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में धोखाधड़ी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सफाई को चुनाव आयोग की ही गाइडलाइंस के आधार पर फ्रॉड बता दिया। वहीं राज्य चुनाव अधिकारियों को 31 मार्च तक मुद्दावार कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद ये इस तरह का पहला सम्मेलन है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मियां या पाकिस्तानी कहने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मियां या पाकिस्तानी कहना गलत या आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। याचिका के अनुसार 80 साल के एक बुजुर्ग के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुजुर्ग पर आरोप लगा था कि उसने एक व्यक्ति को मियां और पाकिस्तानी कहा था और इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर अभी भी विवाद की स्थिति है। हिंदू पक्ष मानता है कि वहां पर हरे हरि का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मामले में लंबे समय से अदालत में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में भी कई घंटों की बहस हो चुकी है। अब इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है।
बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार इसे विवादित ढांचा बता रहा है। ये पहली बार है जब सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कह दिया है। इसी वजह से हिंदू पक्ष थोड़ा खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे एक झटके के रूप में देख रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर बयान देकर बुरे फंस गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द और बयान को वापस लेता हूं। बता दें, अबू आजमी ने पहले कहा था कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपहसालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उस सिपहसालार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला। मुगल बादशाह औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की टिप्पणी की निंदा करते हुए महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रवेश द्वार पर महायुति के नेता इकट्ठे हुए और नारेबाजी की। उधर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अबू आजमी का बयान निंदनीय नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा भारत को जोड़ने की बात करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और उनके सम्मान की बात करती है। उसी संदर्भ में हमारी पार्टी के नेता ने टिप्पणी की है, जिसे वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बयान की निंदा करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को मंगलवार को इस्तीफा देना पड़ा। वीड में एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद मुंडे विवादों में चल रहे थे। मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को मामले में आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार देर रात को डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार बाकी वरिष्ठ एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की। दरअसल सोमवार को ही सोशल मीडिया पर मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो वायरल हो गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने उनसे इस्तीफा मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल के पास भेज दिया। लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उन पर ओडिशा के भुवनेश्वर में जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने इस हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिसमें कुछ कारों के शीशे टूटे हुए हैं। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि ये घटना साफ दिखाती है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। ये वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करती हैं। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मुंबई की विशेष अदालत के आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस शिव कुमार देगे की एकल पीठ ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि स्पेशल जज ने बिना तह तक गए और बिना जवाब सुनने का मौका दिया, यांत्रिक रूप से आदेश सुनाए है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों की दुविधा जायज है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आज एक नाजुक विषय है। दक्षिणी राज्यों की दुविधा भी जायज है, क्योंकि उन्होंने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है और अगर लोकसभा सीटों के परिसीमन का मानदंड जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये उन राज्यों के साथ अन्याय होगा। बता दें, बीते कुछ दिनों से दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में परिसीमन का मुद्दा काफी गर्म है। इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि परिसीमन के नाम पर दक्षिण के राज्यों के ऊपर तलवार लटक रही है। परिसीमन राजनीतिक चाल है और इससे संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। एमके स्टालिन ने 5 मार्च को राज्य स्तर पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.